Hello champions, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यूर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स एंड एक्साइटेड एंड इग्नाइटेड फॉर टुडेज सेशन। गाइस, हम लोगों ने आज नया चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये एक्सटेंशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट है। बेसिकली देखो, पहले लॉन्ग टाइम बैक, भाई देखो, ये सब्जेक्ट जो एएफएम आप पढ़ रहे हो, पहले ये माफा होता था। आई टॉट माफा, देन आई टॉट स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नाउ दिस इज एएफएम। अल्टीमेटली क्या है, ये पहले माफा में आईएफएम वाज अ पार्ट ऑफ फॉरेक्स, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जैसे कैपिटल बजटिंग। तो इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग भी हम लोग जो फॉरेक्स के साथ ही पढ़ लेते थे। फिर उन्होंने कहा नहीं यार, कीप दीज अवे। जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन है, डिविडेंड डिसीजन है, इनसे रिलेटेड जो बड़े एरियाज हैं उनको एक सेपरेट चैप्टर कर दो। तो एक छोटा चैप्टर बना दिया गया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो गाइस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अल्टीमेटली हम वही, जैसे डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप पढ़ते हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, उसी तरह के डिसीजंस हम लोग यही जो है वो बस इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के पर्सपेक्टिव से हम लोग जो है एनालाइज करते हैं। तो एक बार क्विकली जरा देखते हैं आईएफएम के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ना क्या है। हियर वी गो। सो गाइस, सबसे पहली चीज मैंने आपको बोला, देखो जो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस, राइट गाइस? ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन जो है ये तीन है, 1 2 3। पहला नंबर है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा नंबर है फाइनेंसिंग डिसीजन, तीसरा नंबर है डिविडेंड्स डिसीजन। तो गाइस, डिविडेंड डिसीजन तो कंप्लीटली आईसीआई ने सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट में रखा हुआ है, इंटरमीडिएट। और इसमें कोई खास फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड क्या है, अल्टीमेटली गेम क्या होगी कि भाई अगर एक कंपनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है जहां पर वो इनकॉर्पोरेट हुई है, अगर वो डिविडेंड दे रही है, दूसरी कंट्रीज में उसके अगर शेयर होल्डर्स हैं, उनको फॉरेन करेंसी कन्वर्ट होकर मिल जाएगा, खत्म। हमें क्या परेशानी है इसमें? वी आर नॉट एट रिस्क। हम तो सिंपल सी बात है, अपनी होम करेंसी में देंगे, कन्वर्ट करके बाहर रेमिट कर दिया जाएगा। देयर इज नो बिग थिंग इन दिस। हाँ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग पढ़ते हैं इन व्हाट वी कॉल कैपिटल बजटिंग। तो गाइस, अगर एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अगर अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, जो कि वो करते ही हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो वो इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग देखेंगे। बेसिकली यहां फॉरेन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट हो गई, हमें फ्यूचर के एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट डिटरमाइन करने की कोशिश करनी है। तो वंस अगेन देखो, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग जस्ट लाइक हमारी ट्रेडिशनल डोमेस्टिक कैपिटल बजटिंग की तरह है। हमारे कैश इनफ्लोज होंगे, कैश आउटफ्लोज होंगे, डिस्काउंट रेट होगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो मर्जी है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में यहां कैपिटल बजटिंग के अगर पर्सपेक्टिव से बात करते हो, तो यार इसमें डिस्काउंट रेट जनरली, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आपका ज्यादा रिस्क हो जाता है, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी जो है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होती है। तो विल सी, अभी थोड़ी देर में हम शुरुआत आज इसी से करेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, बेसिकली आप शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स कर रहे हो, शॉर्ट टर्म जो है इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, आपके पास मनी कुछ एक्स्ट्रा है, ये हम लोगों ने फॉरेक्स के साथ ही पढ़ लिया था, वहीं पे इंस्टीट्यूट ने वहीं पे रख लिया था। तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही हमने फॉरेक्स डिपॉजिट्स, भाई हम लोग कर रहे हैं, हमारे पास सरप्लस फंड्स हैं तो मैनेज कर रहे हैं कैश। इसी तरीके से हम लोग अगर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स कर रहे थे, इस तरीके से शॉर्ट टर्म लोन्स लेने होते थे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म अगर लोन्स लेने होते हैं,
सो गाइस, अगर शॉर्ट टर्म लोन्स लेने हैं तो उस केस में भी क्या है, ये भी हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज में रिस्क मैनेजमेंट में देख लिया था कि भाई हमें लेट्स टेक एन एग्जांपल, भाई इंडियन बैंक से लोन ले, फॉरेन बैंक से लोन ले एंड सो ऑन, ये वहां पर ऑलरेडी हम लोग इस चीज को देख चुके हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म फाइनेंस में अगर हम लोग लॉन्ग टर्म फाइनेंस अरेंज करें, से हम लोग जीडीआर इशू करें, एडीआर इशू करें एटसेट्रा, तो उस केस में हमारी क्या कॉस्ट होगी, कितने जीडीआर इशू करने पड़ेंगे, कितने एडीआर इशू करने पड़ेंगे, वो प्रैक्टिकल भी देखेंगे एज वेल एज थोड़ा सा थियोरेटिकली भी हम लोग जीडीआर, एडीआर, एफसीसीबीज इनको थियोरेटिकली भी देखेंगे एंड सो ऑन। तो बाहर से अगर फाइनेंस अरेंज कर रहे हैं, अगर हमारी कंपनी इंडिया में शेयर्स इशू कर रही है और यहीं पे इंडियन कैपिटल मार्केट से अरेंज कर रही है, तो उस केस में ये इसमें कोई फॉरेन एक्सचेंज की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अगर इंडियन कंपनी यहां पर शेयर्स इशू करके बाहर जीडीआर इशू करवा रही है या एडीआर इशू करा रही है अमेरिका में, तो उसके इन शेयर्स के अगेंस्ट, तो फिर उस केस में फॉरेन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट है, तो वो आईएफएम में ये वाला एस्पेक्ट भी हम लोगों ने पढ़ना है। तो आपके कोर्स में जो मेनली इस चैप्टर से रिलेटेड आता है, ये यही चीज आती है, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग और जीडीआर एडीआर से रिलेटेड प्रैक्टिकल एरिया आता है। तो आज की क्लास हमारी गाइस डिवोटेड टू इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, उसी चीज को हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जरा थोड़ा सा पीपीटी से हम लोग विजुअलाइजेशन के थ्रू थोड़ा सा इस चीज को एनालाइज करते हैं कि हमने इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग में जो पढ़ना है उससे एसोसिएटेड क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। ओके गाइस, सबसे पहली चीज लेट्स सी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पहला एरिया इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग में मैंने आपको बोला, देखो भाई अल्टीमेटली कैपिटल बजटिंग में भी अल्टीमेटली जो डोमेस्टिक कैपिटल बजटिंग होती है उसमें भी क्या होता है भाई, कैश इनफ्लोज आ रहे हैं, कैश आउटफ्लोज जा रहे हैं, ठीक है जी, कैश इनफ्लोज आ रहे हैं, कैश आउटफ्लोज आ रहे हैं। कैश इनफ्लोज जैसे अगर मैं कहता हूं फाइनेंस से अरेंज कर रहे हैं, डेट इक्विटी से अरेंज कर रहे हैं और फिर उसको धंधे में लगा रहे हैं और फिर रेवेन्यूज जनरेट कर रहे हैं ऑपरेशन से। अब इन दोनों से अल्टीमेटली जो हमें फाइनेंस आया उससे हम लोगों को अल्टीमेटली क्या करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, साथ में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएंगे, उससे आपको अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उससे आपको अपने ओवरहेड्स, सैलरीज, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स एक्सेट्रा, फाइनेंस के आउटफ्लोज एक्सेट्रा, ये सारी चीजें करनी होंगी। नेक्स्ट, तो कैपिटल बजटिंग में गाइज हम लोगों ने ये वाली चीज देखी थी कि भाई लॉन्ग टर्म अगर हमें फाइनेंस अरेंज होता है तो हम लोग जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स उससे करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर मेड ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ओनली एंड ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते, दैट विल बी अ बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और अल्टीमेटली आप जब इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो किसी दूसरी कंट्री में, ठीक है, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग कर रहे हो, तो देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स दैट आर एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। व्हाट प्रॉब्लम्स? एक तो पहली चीज बड़ी सिंपल सी बात है यार, आपकी फॉरेन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट है तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क होता है। सिंपल सी बात है, मैं आपको कह रहा हूं, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। सिनेरियो क्या है? तो गाइस, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है अल्टीमेटली जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है उसको हम लोग कहते हैं होम कंट्री, और वो दूसरी कंट्री में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस दूसरी कंट्री को कहते हैं होस्ट कंट्री। अल्टीमेटली क्या है, कोई भी, जैसे ये यूएस और इंडिया का एग्जांपल दे रखा है, सिंपल फंडामेंटल समझो कि भाई अगर होम कंट्री से होस्ट कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हमें जो है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क होता है। अल्टीमेटली क्या है, वी डोंट नो जो हमारी करेंसी है वो दूसरी करेंसी के अगेंस्ट जो है इट में अंडरगो चेंजेस। अब जैसे एक यूएस की कंपनी है, वो अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है तो वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, वो यहां पर इंडिया में जो है डॉलर इन्वेस्ट करेगी। अब डॉलर को जो है रुपीज में कन्वर्ट किया जाएगा, डॉलर रुपीज में कन्वर्ट हो गए तो उसके बाद क्या होगा गाइस, सिंपल सी बात समझना, इसमें रुपीज जो है समय के साथ साथ जो है फ्लक्चुएशन हो सकती है, रुपीज जो है वो वीक हो सकता है, उसके रुपीज वर्सेस डॉलर का जो है रेट ऑफ एक्सचेंज जो है टाइम टू टाइम बदलना पड़ेगा और बदलता रहेगा एज द केस में भी। तो बहुत जरूरी है कि आप फोरकास्ट करें कि भैया क्या जो है इन्फ्लेशन रेट होगा उनकी अपनी होम कंट्री का एज वेल एज होस्ट कंट्री का, क्या इंटरेस्ट रेट्स होंगे, उसके हिसाब से जो है आप फॉरेन एक्सचेंज का जो है एस्टिमेशन करोगे कि फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है, फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो क्या होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग थियोरेटिकली जैसे परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरम और इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम से हम लोग जो है कैलकुलेशन करेंगे। क्या चीज? परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरम से हम लोग एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकालेंगे, या इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम से हम लोग जो है फॉरवर्ड रेट्स थियोरेटिकली निकालेंगे, या फिर इवन जो है इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट से दोनों का इंपैक्ट है, हम लोग जो है कंबाइंड इफेक्ट इंटरेस्ट रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या रियल इंटरेस्ट रेट एज वेल एज जो है इन्फ्लेशन को कंसिडरेशन करके अगेन एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकालेंगे। जैसा वो हमें बोलेगा, जिस भी टेक्निक को, जिस भी तरीके को, जिस भी थियरी को लगाने को बोलेगा, उसके हिसाब से फिर हम लोग जो, क्योंकि हमें फोरकास्ट करने होते हैं। कैपिटल बजटिंग में होता क्या है, बजट्स बना रहे हो ना आप, एस्टिमेट्स कर रहे हो कि
इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना आउटफ्लो होगा, कितना इनफ्लो होगा, एंड उनको जो है डिस्काउंट करते हो अपनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से। एंड देन फिर उसके बाद क्या है भाई, दूसरी कंट्री में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर कुछ प्रॉफिट जनरेट होंगे, तो वहां से कई बार क्या होता है, कोई होस्ट कंट्री जो है रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करती हैं किस चीज पे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स पे। आप लोग अभी मेरे साथ कई सारे क्वेश्चंस ऐसे देखोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग जो है इस पे देखेंगे। हम लोग आज की क्लास भी देंगे और नेक्स्ट क्लास में भी जो है एक एरिया जो है इसी चीज को देंगे, इंटरनेशनल कैपिटल इन्वेस्टिंग को। अक्सर क्या होता है, जो कंट्रीज होस्ट कंट्रीज होती हैं वो कई बार रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करती हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स पे, कैश फ्लोज एकदम से जाने नहीं देती, वो आने तो देती हैं लेकिन जाने में जो है उनको ऑब्वियस सी बात है यार, फॉरेन करेंसी के एकदम से खूब सारे आउटफ्लोज होंगे, तो उस केस में जो है देयर इज अ प्रॉब्लम कि उनकी करेंसी जो है एकदम से वीक होती जाएगी, और इस वजह से जो है दे कैन इंपोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडियन कंपनी, मतलब एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है, यूएस की कंपनी है, वो यूएस की कंपनी ने लेट्स टेक एन एग्जांपल इंडिया में इन्वेस्ट किया, तो इंडिया अगर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर देता है कि चलो आपको जो भी रेवेन्यूज यहां जनरेट हो रहे हैं वहां से आप जितना भी प्रॉफिट जो है एज द केस में भी लेके जाओगे, है जी, जितने भी प्रोजेक्ट कैश फ्लोज अर्नड है ये ऊपर है, और प्रॉफिट्स जितने भी कैश फ्लोज जो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को, जितने भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने पास लेके जा सकेगी, उस पर हो सकता है रिस्ट्रिक्शंस जो है इंपोज करे जो होस्ट कंट्री है। इट माइट बी पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ऑफ कोर्स। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या हो सकता है कि गाइस एक कंट्री और दूसरी कंट्री में जो है टैक्स रेट, डबल टैक्सेशन हो सकते हैं, तो उस केस में क्या, प्रेजेंस ऑफ टू टैक्स रिजीम। सिंपल सी बात है यार, होस्ट कंट्री एज वेल एज होम कंट्री दोनों में टैक्स है, तो हम लोग देखेंगे भैया ये टैक्स जो है दोनों तरफ लग रहा है, तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग में दे हैव टू टेक इट इनटू कंसीडरेशन कि भैया क्या डबल टैक्सेशन तो नहीं लग रहा, टू टैक्स रिजीम्स है क्या, इनका आपस में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है या नहीं है, जो यहां से रॉयल्टीज, डिविडेंड्स, जो भी इनका शेयर, जो भी रेवेन्यू का शेयर जाएगा। अभी हम लोग इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखेंगे कि भाई ऐसा अक्सर होता है कि जैसे अगर इंडिया में अगर उन्होंने टैक्स दे दिया तो यूएस में इस कंपनी को जो है इंडियन टैक्स का जो है डिडक्शन मिल जाएगा, जिसे हम लोग डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के लियो में कहते हैं। फिर हमें जो है ऑब्वियस सी बात है, देन वी हैव टू इवन स्टडी विदहोल्डिंग टैक्स या टीडीएस के क्या रूल्स हैं होस्ट कंट्री के, एंड इस हिसाब से जो है हम लोगों को कैपिटल इन्वेस्टिंग करते समय, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को इवैल्यूएट करते समय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को अपनी तरफ से जो है इसको एस्टिमेट करना पड़ेगा, और इवन ऐसा है ट्रांसफर प्राइसिंग भी डिसाइड करनी होती है। ट्रांसफर प्राइसिंग समझते हैं, टेक एन एग्जांपल, इंडियन कंपनी, मतलब जैसे यूएस की कंपनी थी, वो इंडिया में यहाँ पर लेट्स से प्लांट मशीनरी लगा रही है, या लेट्स से एन एग्जांपल फैक्ट्री लगा रही है, इस तरीके से लेट्स से चाइना में लगा रही है, तो वहां से उन्हें उस कंट्री से क्या, किस प्राइस पे ट्रांसफर होगा, किस प्राइस पे ट्रांसफर होगा कि भैया इनको भी जो होल्डिंग कंपनी है उसको भी अच्छा प्रॉफिट हो, एज वेल एज जो यहाँ पर उन्होंने सब्सिडी इनकॉर्पोरेट करी है, या लेट्स से उन्होंने अपना प्लांट, उन्होंने अपनी फैक्ट्री यहाँ सेटअप किया एफडीआई के थ्रू, तो उसमें किस हिसाब से किस प्राइस पे जो है वो ट्रांसफर करेंगे, कैसे होगा, क्या सीन रहेगा, विल हैव टू सी। बट जनरली तो जो है फॉरेन कंपनी जो है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सब्सिडरीज बना लेते हैं कि यार टैक्स अलग अलग ही रखें, कि यार हमारे टैक्स तो हमारी इनकम पे तुम मत देखो, ठीक है जी। टेक एन एग्जांपल, तुमने कोई चीज बनाई 10 रुपए की, तुम उसे 12 रुपए की हमें भेजो, अब हम उसको 50 रुपए की बेचे, वो हमारी सिरदर्दी है। यू आर अर्निंग प्रॉफिट्स, इट्स ओके। तो एनी हाउ टैक्सेशन का जो है वो एस्पेक्ट भी देखना होता है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो प्रोजेक्ट है वर्सेस पेरेंट के कैश फ्लोज, हम लोगों को इसको भी एनालाइज करना पड़ेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट कैश फ्लोज एंड पेरेंट के कैश फ्लोज। जो प्रोजेक्ट से आपको आ रहा है और जो पेरेंट को कैश फ्लोज आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो एक्सचेंज रेट रूल्स के हिसाब से और टैक्स रूल्स के हिसाब से, भाई पेरेंट फर्म को यहां से क्या फंड्स ट्रांसमिट होंगे, क्या ट्रांसफर होंगे, वी हैव टू सी। प्रोजेक्ट कैश फ्लोज आर नॉट इक्वल टू पेरेंट कैश फ्लोज, दे आर डिफरेंट। तो प्रोजेक्ट कैश फ्लोज जो है वो, बट ऑब्वियसली बात है भाई, सब्सिडी कंपनी को इनकॉर्पोरेट, मतलब जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, उसको जो है उसके अपने कैश फ्लोज हैं, और यहां से जब रेमिटेंस होगी उनको पेरेंट कंपनी को क्या मिलेगा, वील हैव टू सी दैट, वील हैव टू एनालाइज दैट एज द केस में भी। नेक्स्ट फिर गाइज इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखो ऐसा टैक्स के रूल्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, आपको जरा देखना पड़ेगा, ये दोनों चीजें सेम नहीं है। टैक्सेशन जो है, अगर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट ना हुआ तो जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है उसकी हालत खराब हो जाएगी, वहां पे टैक्स देके आएगी और यहां पर पूरी इनकम पे टैक्स देगी। तो इसीलिए आप देखोगे अक्सर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट ही वहीं करते हैं जहां उन्हें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है। देन वंस अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं गाइज, फिर ऑब्वियसली बात है भाई, फॉरेन एक्सचेंज को इवैल्यूएट करने का, फॉरेन करेंसी को हम लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को इवैल्यूएट करना है, उसको इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग जो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो रिस्क के हिसाब से लेंगे। भाई हम लोग कहते हैं कि भाई रिस्क के हिसाब से, अब अगर वहां की कोई डोमेस्टिक कंपनी है
वो वहां की कोई लोकल कंपनी है, उसके हिसाब से आप जो है एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स ओन कैश फ्लोज, आप जो है प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को कॉम्पिटिटिव दूसरी कंपनी वहां के लोकल कॉम्पिटिटर्स हैं उसके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं ले सकते आप. यू कैन नॉट टेक, यू विल हैव टू टेक रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट. सिंपल सी बात है, जिस भी कंट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहां के लोकल कॉम्पिटिटर्स का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जो वहां का रिस्क है नॉर्मल, वो नहीं ले सकते, बिकॉज आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है, आपका जो रिस्क है उनके मुकाबले थोड़ा ज्यादा है. तो सिंपल सी बात है, हायर द रिस्क हायर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. तो डोमेस्टिक कंपनीज के मुकाबले जो है आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, इसीलिए कंपैरिजन विद द लोकल कॉम्पिटिटर्स इज वेरी डिफिकल्ट. बहुत ही कम, बहुत ही ज्यादा जो है डिफिकल्ट होगा इनसे. और अल्टीमेटली क्या है, आपको लोकल कॉम्पिटिटर्स में अब एक चीज क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहां से अगर कुछ सामान भेज रहे हैं, रॉ मटेरियल अगर भेज रहे हैं, तो वहां पर इंपोर्ट ड्यूटीज भी लगती हैं, वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं. तो हो सकता है कि वहां परफेक्ट कंपटीशन ना हो, लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो. ठीक है जी. और आपको देखना पड़ेगा कि करेंसी कन्वर्जन में फायदा होता है या नुकसान होता है. ये सारी चीजें जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते समय आपको जो है एनालाइज करनी पड़ेंगी एज द केस में भी. नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस, मैं अभी आप लोगों को आपकी पॉकेट बुक से दिखाता हूं. इंटरनेशनल कैपिटल इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को इवैल्यूएट करते समय हम लोग को क्या क्या पॉइंट्स खास करके अपने मद्देनजर रखने हैं, ध्यान देने हैं. तो उसकी टेक्निक्स भी जो है दो हैं. एक हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोज, फॉरेन करेंसी के कैश आउटफ्लोज, फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोज वहां के डिस्काउंट रेट पे डिस्काउंट करके फिर उसका एनपीवी वगैरह निकाल के उसको स्पॉट रेट पे होम करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे. एक तरीका ये है. दूसरा तरीका ये है कि सारे फ्यूचर के जो भी कैश फ्लोज हैं उनको होम करेंसी में, आउटफ्लोज इनफ्लोज सबको जो हमने आउटफ्लोज इनफ्लोज सभी को कैश फ्लोज को अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट किया और फिर उसके बाद अपनी होम की जो भी रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, उसके हिसाब से डिस्काउंट करके अपना एनपीवी निकाला. तो लेट अस सी ये सारी चीजें एज वेल एज प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज में क्या देखना है, डिस्काउंट रेट में क्या देखना है, टैक्सेशन, ये वाली सारी चीजें मैं आप लोगों को पॉकेट बुक से पढ़वा रहा हूं. आइए देखते हैं आपकी पॉकेट बुक में. ओके गाइस, सो सबसे पहली चीज आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको फ्यूचर के एक्सचेंज रेट्स निकालने पड़ेंगे कि भाई परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम से या इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम के हिसाब से आप जो है थ्योरेटिकल फ्यूचर फॉरवर्ड निकाल सकते हो आईआरपीटी से, और पीपीपीटी से एस्टिमेटेड फ्यूचर स्पॉट रेट निकाल सकते हो. ठीक है जी. ये हमने देखा ही था और इनको अभी हम लोग यहां अप्लाई करेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग जो फ्यूचर कैश फ्लोज को जो है ये एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट या जैसा भी है फॉरवर्ड रेट के हिसाब से होम करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये एक्सचेंज रेट्स निकालने हैं. देन फॉरेन प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका ज्यादा रिस्क होता है देन द सिमिलर रिस्क क्लास डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स, तो इसीलिए हायर डिस्काउंट रेट होना चाहिए इसका. रिस्ट्रिक्शंस इंपोज हो सकते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स रेमिटेंसेस पे, तो इस होम कंट्री में, तो इस वजह से जो है इनको माइंड में रखना पड़ेगा. इवैल्यूएशन करते समय हम देखेंगे, इस तरह के सवाल देखेंगे कि उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी तो हमारे को प्रोजेक्ट वाइबल है या अनवाइबल है, और अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं इंपोज करी तो वाइबल है या अनवाइबल है. वी विल बी सीइंग दीज एस्पेक्ट्स. देन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टैक्सेशन जो है डिफरेंट कंट्रीज में, ये भी देखेंगे हम लोग. फिर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, ये भी देखेंगे. अगर ये होता है तो उस केस में जो है हम लोगों को किस तरीके से जो है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में किस तरीके से हम कैपिटल इन्वेस्टिंग में इवैल्यूएशन करते हैं. देन मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक जो है वो यूज क्या की जाती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, एनपीवी टेक्निक सबसे ज्यादा यही यूज की जाती है. आईआरआर इतना ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता. नाउ दो मेथड्स हैं. मैंने आप लोगों को बोला कि अगर आपने एनपीवी निकालना है तो एनपीवी निकालने के दो तरीके हैं इंटरनेशनल कैपिटल इन्वेस्टिंग में. पहला क्या है, हम लोग मेथड वन में क्या है, आपके जो फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोज है उनको होम करेंसी में कन्वर्ट कर दो. किस पे, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट जो पीपीपीटी के हिसाब से निकाला. अगर क्वेश्चन में दिया हुआ बढ़िया, नहीं दिया हुआ तो पीपीपीटी के हिसाब से एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकाल सकते हो, या इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट के हिसाब से निकाल सकते हो, या फॉरवर्ड रेट के हिसाब से थियोरेटिकली जो है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करके एंड देन होम करेंसी के कैश फ्लोज को जो है अपने जो भी है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो भी स्पॉट रेट, जो भी एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, फ्यूचर स्पॉट रेट है या फिर फॉरवर्ड रेट्स के हिसाब से आपने फिर डिस्काउंट करना है होम करेंसी के कैश फ्लोज को होम करेंसी की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में. कैसे, अभी देखेंगे हम लोग. ठीक है जी. तो हमने इस केस में फिर फाइनली एनपीवी निकालना है. इफ एनपीवी इज मोर देन इक्वल टू 0 एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. सेकंड मेथड क्या है गाइस, आपने डिस्काउंट करने हैं अपने फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोज फॉरेन रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट के हिसाब से, और फिर उसके बाद जो है आपने एनपीवी कैलकुलेट करना है फॉरेन करेंसी में, और फिर फाइनली कन्वर्ट करना है फॉरेन करेंसी की एनपीवी को इनटू होम करेंसी. आपने फॉरेन करेंसी की एनपीवी को इनटू होम करेंसी स्पॉट रेट पे आपने जो है कन्वर्ट करके वंस अगेन उधर फॉरेन करेंसी का एनपीवी निकाल लिया, फॉरेन करेंसी के कैश आउटफ्लो, फॉरेन करेंसी के कैश इनफ्लोज, उनको जो है वहां के फॉरेन करेंसी के डिस्काउंट रेट से एनपीवी निकाल दिया. एनपीवी आ गया, प्रेजेंट वैल्यू आ गया, तो प्रेजेंट में तो प्रेजेंट स्पॉट रेट के हिसाब से आपने जो है इसको कैलकुलेशन
एनपीवी को होम करेंसी में निकाल सकते हो। फिर तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट ऑब्वियस ही बात है, फॉरेन करेंसी को कैसे कैलकुलेट करना है ये एक तरीका है, ये तरीका थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। आइए, आप लोग पढ़ रहे हैं आपकी क्लास, आपकी बुक का पहला सवाल। प्लीज रीड द फर्स्ट क्वेश्चन, मैं इंतजार कर रहा हूं। ओके गाइस, अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। लेट स्टार्ट द डिस्कशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन। आइए देखते हैं। एलबी इनकॉर्पोरेटेड, नाम से पता चल रहा है इनकॉर्पोरेटेड मींस यूएस की कंपनी है। इस कंपनी एक नया प्लांट लगाएंगे नीदरलैंड्स में, और नीदरलैंड्स का जो होम करेंसी है वो डच गिल्डर्स या गिल्डर्स कह दो। 26 मिलियन गिल्डर्स, तो इन्हें फॉरेन करेंसी यूएस की कंपनी को 26 मिलियन गिल्डर्स जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और फिर इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड, कमाई 3 मिलियन गिल्डर्स आएंगी पर ईयर फर्स्ट 3 इयर्स में। ठीक है जी, ये जीरो पीरियड पे आउटफ्लो जाएंगे। ये 1 to 3 इयर्स में इनफ्लो आएंगे 3 मिलियन। 4 मिलियन गिल्डर्स आएंगे नेक्स्ट 3 इयर्स, मींस 4 to 6 इयर्स में। ओके, और बताओ 5 मिलियन गिल्डर्स आएंगे इन ईयर 7 through 9, तो ये 7 8 9 ईयर्स में ये आएंगे 7 8 9, 7 to 9। ओके, और बताएं। और कह रहे 6 मिलियन गिल्डर्स इन ईयर 10 through 19। ओके, 10 से लेकर 19 तक 6 मिलियन गिल्डर्स। ग्रेट, आगे बताओ। आफ्टर विच प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, कोई रिजल्ट वैल्यू टर्मिनल वैल्यू नहीं है। कहता है प्रेजेंट एक्सचेंज रेट स्पॉट रेट 1.9 गिल्डर्स पर डॉलर है। तो गाइस इसको आप क्या करोगे, दिस इनटू $1 पर गिल्डर्स जो है 1.9, तो डॉलर में इनके आउटफ्लोज आ जाएंगे। ठीक है, कैसे? 26 डिवाइड बाय 1.9 इज इक्वल टू 13.684। 13.684 जो है मिलियन डॉलर, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज हो गया। चलो जैसे आप बोलो आगे। फिर वो कह रहे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डॉलर की 16% है। गाइस 16% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, इसीलिए हम लोग सारे के सारे करेंसी जो है, पहले एक्सचेंज रेट, पहला केस कहता है स्टेज 1.9, प्रोजेक्ट का एनपीवी क्या होगा? तो देखो गाइस बड़ा सिंपल है, उस केस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है कितना, 1 to 3 4 to 6 7 to 9 एंड 10 to 19। क्या करोगे गाइस? बड़ी सिंपल सी बात, आप करोगे 3 मिलियन। ठीक है जी, फिर उसके बाद 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 4 5 6। फिर आप क्या करोगे, इसको आप कन्वर्ट कर दोगे 1.9 से डिवाइड करके, 1.9 से डिवाइड करके डॉलर्स में, और ये जितना भी डॉलर्स आएगा उसको फिर प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे। राइट, तो ये अब आपने क्या करना है, दिस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 16% का 1 डिवाइड बाय 1.16 इज इक्वल टू 1 मेमोरी 2 मेमोरी, ओ फिर से करना पड़ेगा, 1 डिवाइड बाय 1.16 इज इक्वल टू 1 2 3 हवाई फायर इज इक्वल टू 4 मेमोरी में, इज इक्वल टू 5 मेमोरी में, इज इक्वल टू 6 मेमोरी में। मेमोरी रिकॉल 1.439 कर देता हूं। अच्छा, फिर अब इसको मेमोरी कैंसिल करके 1 डिवाइड बाय 1.16, 6 हवाई फायर मारेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 7th इज इक्वल टू को मेमोरी, 8th इज इक्वल टू मेमोरी, 9th इज इक्वल टू मेमोरी। मेमोरी रिकॉल किया तो ये 0.922 आ रहा है, 0.922। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1 डिवाइड बाय 1.16, ये अब आपने इज इक्वल टू मारने 9 हवाई फायर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब 10 से लेकर 19 तक मेमोरी में डालना है, इज इक्वल टू 10 मेमोरी 1, 11 मेमोरी, 12 मेमोरी, 13 मेमोरी, 14 मेमोरी, 15 मेमोरी, 16 मेमोरी, 17 मेमोरी, 18 मेमोरी, 19 मेमोरी। मेमोरी रिकॉल 1.271 कह सकते हैं आप इसे। और फिर फाइनली जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 3 डिवाइड बाय 1.9 मल्टीप्लाइड बाय 2.246 इज इक्वल टू 3.546। ये 3.546 आ गया, इसको आप मेमोरी में डाल सकते हो, मेमोरी प्लस, ठीक है। 1.439 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना है भाई, 4 डिवाइड बाय 1.9, 4 डिवाइड बाय 1.9 इज इक्वल टू, ये भी मेमोरी में डाल देता हूं, 3.029 है, 3.029। वैसे मेमोरी ये वाली से एग्जैक्ट आए की गारंटी नहीं है, क्योंकि 3 डेसिमल तक यहां पर राउंड ऑफ कर रहा हूं। फिर 5 डिवाइड बाय 1.9 इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 0.922 इज इक्वल टू 2.426, 2.426, इसको मेमोरी में डाल देता हूं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 6 डिवाइड बाय 1.9 is equal to multiplied by 1.271 is equal to memory 4.014 कर देता हूँ, 4.014। अब इन सबको सम करोगे तो मेमोरी रिकॉल आपका 13.016 के आसपास आ रहा है, 13.016। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है, इसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज माइनस कर दोगे, ठीक है जी, माइनस 13.684 माइनस, ऐसा करते हैं ना, ये ले लेते हैं 13.016 minus 13.684 is equal to 0.668 नेगेटिव आया, एनपीवी एनपीवी नेगेटिव 668, 0.668। ऑब्वियसली बात है नेगेटिव है, तो इसलिए आपने मना कर देना है, गंदा प्रपोजल है। सेकंड पार्ट में कहता है नहीं नहीं सुनो, गिल्डर का रेट ना 1.84123 में 1.7846 में 1.72, ये और ये जो है आपका 7 to 9 में 1.65 10 to 19 में। सो गाइस व्हाट वी आर गोना डू इज वी आर गोइंग टू चेंज द रेट, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 1.9 1.84 हो जाएगा, यहाँ पर 1.78 हो जाएगा, वहां पर 1. आओ जरा 72 हो जाएगा, यहाँ पर 1.65 हो जाएगा, और फिर जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। सो गाइज लेट मी डू द मैथमेटिक्स फॉर यू। 3 डिवाइड बाय 1.84 इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 2.246 इज इक्वल टू मेमोरी, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगला आता है 4 डिवाइड बाय 1.78 मल्टीप्लाइड बाय 1.439 इज इक्वल टू मेमोरी। फिर इसी तरीके से 5 डिवाइड बाय 1.72 मल्टीप्लाइड बाय 0.922 is equal to memory. फिर लास्ट इज 6 डिवाइड बाय 1.65 मल्टीप्लाइड बाय 1.271 is equal to memory. मेमोरी रिकॉल किया, और इसमें से अब आपने क्या करना है, माइनस कर देना। 14.198 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, इसमें से माइनस करेंगे 13.684, यही था ना, बिल्कुल ठीक। तो मोटा मोटा इसके आसपास आ जाना चाहिए, ये 0.514 के आसपास एनपीवी पॉजिटिव है। 0.511 आ रहा है क्योंकि हमने पूरे डेसिमल ले लिए थे, तो दिल पे मत लेना, हम लोग पूरी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ एनपीवी पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट द प्रपोजल, पहले वाले में नेगेटिव है तो रिजेक्ट द प्रपोजल। जिन्हें समझ में आ गया बल्ले, जिन्हें नहीं आ जाओ थल्ले, रिपीट करूंगा लेकिन इस बार लिखवाते हुए, आइए लिख के करेंगे ये सवाल। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने एक स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट का नाम लिखना है स्टेटमेंट शोइंग computation of NPV. So simple है statement showing computation of NPV। थोड़ा सा ठीक ठाक सा 1 2 अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू हो गया, एक्सचेंज रेट हो जाएगा, अमाउंट इन गिल्डर्स हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, पर्टिकुलर्स तो है ही है। थोड़ा लंबा चौड़ा कॉलम्स बना लेते हैं, लंबा सा स्टेटमेंट बना लेते हैं ताकि पूरा
एक ही बार में सॉल्व करते जाएंगे बस। चलिए, ग्रेट। आई होप इतने में आ जाना चाहिए। लेट अस सी। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम बनेगा टाइम का, तीसरा कॉलम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 16% का, अमाउंट गिल्डर्स लेंगे इन मिलियंस, गिल्डर्स इन मिलियंस ये हो जाएगा। अगला एक्सचेंज रेट, ठीक है, क्या होगा ये एक्सचेंज रेट विल बी गिल्डर्स पर डॉलर, देन अमाउंट डॉलर इन मिलियंस, और लास्ट इज प्रेजेंट वैल्यू डॉलर इन मिलियंस। सिंपल है। सो व्हाट वी आर गोना डू इज गाइस, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कैश आउटफ्लोस। कैश आउटफ्लोस 0 पीरियड पे कॉस्ट ऑफ प्लांट जा रहा है आपका जब $1 की वैल्यू $1 है तो 26 मिलियन जा रहा है। इसको 1.9 से डिवाइड करोगे, ठीक है जी। जैसे इसको आप कह सकते हो ए, इसको कह सकते हो बी, इसको कह सकते हो ए डिवाइड बाय बी। सो गाइस 26 डिवाइड बाय 1.9 इज इक्वल टू 13.684, और ये प्रेजेंट वैल्यू भी 13.684 है। ऑब्वियसली अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस कहना है तो दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस ए 13.684, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस आ गया इस द केस में भी, ठीक है जी। नेक्स्ट फिर बारी आती है कैश इनफ्लोस की। कैश इनफ्लोस, कैश इनफ्लोस में इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज है, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज हैं 1 to 3 अलग लेंगे, 4 to 6 अलग लेंगे, 7 to 9 अलग लेंगे, 10 to 19 अलग लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखे थे, 2.246, 1.439, 2.246, 1.439, 1 डिवाइड बाय 1.16 इज इक्वल टू जीटी भी कर सकते हो अगर आपके पास ग्रैंड टोटल वाली ऑप्शंस होती हैं तो। फिर 0.922 एंड 1.271, 0.922, 1.271, ठीक है जी। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस हम लोगों ने निकालना है ऑब्वियसली बी। सो गाइस सिंपल है, अब आपने क्या करना है, ये 3 मिलियन है, ये 4 मिलियन है, ये 5 मिलियन है, ये 6 मिलियन है, राइट। ये जितना भी आएगा लास्ट में हम लोगों ने ऑब्वियसली एनपीवी कहना है, बी माइनस ए। गाइस एज यू कैन सी हम लोग अभी ए पार्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली, अभी राइट नाउ ए पार्ट है ये, दिस इज ए पार्ट, राइट। अभी बी पार्ट शुरू नहीं किया है। तो ए पार्ट में एक्सचेंज रेट जो है हर एक केस में 1.9 ही रह रहा है, तो डिवाइड बाय 1.9, डिवाइड बाय 1.9, डिवाइड बाय 1.9, डिवाइड बाय 1.9, और ऐसा करेंगे दिस ए डिवाइड बाय बी, ठीक है जी। सो गाइस 3 डिवाइड बाय 1.9 इज इक्वल टू 1.579 कह सकते हो आप इसे, ग्रेट। अगला 4 डिवाइड बाय 1.9 इज इक्वल टू 2.105 कह सकते हो आप इसे। तीसरा 5 डिवाइड बाय
1.9 इज इक्वल टू 2.632 कह सकते हो, 2.632, और लास्ट इज 6 डिवाइड बाय 1.9 इज इक्वल टू, इसको 3.158 कह सकते हो, 3.158। अब आपने इंडिविजुअली इनको मल्टीप्लाई करते जाना है और मेमोरी का भी इस्तेमाल कर लेंगे। क्या करेंगे? वंस अगेन पीवी फैक्टर्स हम लोगों को ये बाजू में दिए हुए हैं 2.246, राइट? सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है गाइस, 1.5799 मल्टीप्लाइड बाय 2.246 इज इक्वल टू मेमोरी में 3.546 कर रहा हूं इसे, 3.546। अगला लो 2.105 मल्टीप्लाइड बाय 1.439 इज इक्वल टू, इसको मेमोरी में प्लस करते हैं 3.029 आ जाएगा, 3.029। मैं एक बार देख लूं, दोनों मेमोरी प्लस में ही है, 6 पॉइंट, ठीक है जी। अगला फिर 2.632 मल्टीप्लाइड बाय 0.922 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस 2.427 कर देते हैं, 2.427। अगला देखते हैं 3.158 मल्टीप्लाइड बाय 1.271 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस करते हैं 4.014 और फिर मेमोरी रिकॉल करते हैं तो ये 13.016 आ जाता है, 13.016। अच्छा, इसको ब्लू पेन से लिखेंगे, अच्छा लगता है, 13.016। फिर इसमें से आपने 13.684 माइनस करना है, माइनस 13.684 इज इक्वल टू 0.668 नेगेटिव। और बट ऑब्वियस बात है, नेगेटिव एनपीवी है तो आपकी एडवाइस क्या रहेगी? रिजेक्ट द प्रपोजल, एडवाइस रिजेक्ट द प्रपोजल। और इसी के साथ ये वाला सवाल का फर्स्ट पार्ट समाप्त हुआ। नमस्कार। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में गाइस आप लोग ऐसे करेंगे, बी देखो मैंने इतना लिख भी लिया, तुम लोग कितना स्लो स्लो चल रहे हो। तो आप लोगों ने पॉज करना, तो पॉज कर लेना। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी यही सेम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस यही सेम। नहीं करना हो सिर्फ यहां से शुरू कर सकते हो, मर्जी आपकी। यू कैन स्टार्ट बी फ्रॉम इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज, आप कहोगे पीवीसीओ सेम एज ए पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज कंटिन्यूएशन में अगर आप करोगे तो आप क्या करोगे, अब यहां पर जो एक्सचेंज रेट उसने नीचे दिया पार्ट बी में 1.84, 1.78, 1.72 और 1.65। अब आपने क्या करना है, ये आपका अगर ए है, ये ए डिवाइड बाय बी करके अब आपने बाजू में लिखते जाना है। सो गाइज ये आपने मेमोरी कैंसिल किया और 3 डिवाइड बाय 1.84 इज इक्वल टू, ये आपने लिया 1.630। अगला लो 4 डिवाइड बाय 1.78 इज इक्वल टू 2.247। अगला देखो 5 डिवाइड बाय 1.72 इज इक्वल टू 2.907। अगला 6 डिवाइड बाय 1.65 इज इक्वल टू 3.636। बस अब आपने इनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते जाना है और ये हम लोगों ने ऐसे शुरू करना है। 1.63 मल्टीप्लाइड बाय 2.246 इज इक्वल टू मेमोरी 3.661 कर सकते हैं इसे। अगला लेते हैं 2.247 मल्टीप्लाइड बाय 1.439 इज इक्वल टू मेमोरी 3.233। अगला इसी तरीके से 2.907 मल्टीप्लाइड बाय 0.922 इज इक्वल टू मेमोरी 2.680। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 3.636 multiplied by 1.271 is equal to memory again 4.621। इनको अब सम अप करेंगे, मेमोरी रिकॉल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14.196। ब्लू पेन 14.196।
अब इसमें से आप माइनस कर देंगे 13.684 माइनस 13.684 इज इक्वल टू 0.512 पॉजिटिव, 0.512 पॉजिटिव एनपीवी है मिलियन। तो ऑब्वियसली बात है आपकी एडवाइस क्या रहेगी, एडवाइस एक्सेप्ट द प्रपोजल। तो आप देख सकते हैं अगर डॉलर स्ट्रांग होने की उम्मीद है इतना अगेंस्ट डच गिल्डर्स तो फायदेमंद है, अगर कांस्टेंट रहेगा तो अनवायबल है। दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। आई रियली होप यू आर फाइंडिंग दिस चैप्टर इज इन इंटरेस्टिंग। आप लोग पढ़ रहे हैं, अगला सवाल मैं इंतजार कर रहा हूं। प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। हियर वी गो। अ प्रोफेशनल अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट इन यूके। ओके ग्रेट। मे बी कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट होगा, ACCA, CIMA, कोई भी प्रोफेशनल अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट इन यूके इज इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ओवरसीज इन ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। प्रैक्टिकली पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री है ये। और प्रोजेक्ट जो है उसमें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग स्कूल सोच रहे हैं कि ट्रेनिंग स्कूल करेंगे, ऑफर करेंगे कोर्सेज इंटरनेशनल अकाउंटिंग के और मैनेजमेंट टॉपिक्स के। अब वो कह रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है 2.5 मिलियन ईस्ट एशियन डॉलर है। तो देखो ये यूके का है तो इनकी तो होम करेंसी पाउंड होती है, लेकिन ये जहां इन्वेस्ट करें वहां की ईस्ट एशियन डॉलर इज द होम करेंसी। वो कह रहा है इट इज एक्सपेक्टेड टू अर्न पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज। तो कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स उसने बता दिया ईस्ट एशियन डॉलर में। एज द केस में भी उसने, देखो आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है 2.5 मिलियन, अगर फिगर्स इन थाउजेंड्स चलें तो दिस इज 2500 फिगर्स इन थाउजेंड्स अगर चलेंगे तो। चलो 2500 फिगर्स इन थाउजेंड्स ईस्ट एशियन डॉलर। फिर ये इनफ्लोज हैं 750, 950, 1250 और 1350। कहते हैं द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। आपको पता है 2.5 मिलियन में 25 लाख, 25 लाख डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 2500। चलो फिर वो कह रहा है स्पॉट रेट जो है ईस्ट एशियन डॉलर 2 पर पाउंड 1, ये आपका आ गया इस द केस में भी स्पॉट रेट है। नेक्स्ट, अब वो कह रहे हैं रिस्क रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ईस्ट एशिया का 7% है और यूके का 9% है। ओके कहता है कंपनी रिक्वायर्स स्टर्लिंग रिटर्न इन दिस प्रोजेक्ट। तो इनकी स्टर्लिंग या पाउंड की रिटर्न जो है वो इन्हें चाहिए इतनी। तो अब देखो इस सवाल को करने के जो है दो रास्ते हैं। मैं पहला रास्ता बताता हूं आपको, बड़ा सिंपल। ये आपको इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं, रिस्क रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप क्या करो, आप फॉरवर्ड रेट निकाल दो IRPT के हिसाब से। IRPT के हिसाब से फॉरवर्ड रेट कैसे निकलते हैं? फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फॉरवर्ड रेट जो है आपको कैलकुलेट करना है ईस्ट एशियन डॉलर, ये दिया हुआ है ना, ईस्ट एशियन डॉलर EA डॉलर इज इक्वल टू स्पॉट रेट ईस्ट एशियन डॉलर इनटू 1+R, जिस भी साल का निकालना है, रेस्ट बार n वो वाला ईयर, 1 2 3 4 जैसे 4 साल का प्रोजेक्ट है ना, डिवाइड बाय ये कौन सा ईस्ट एशियन डॉलर, डिवाइड बाय 1+R, ये हो जाएगा पाउंड रेस्ट पर n। तो इस केस में अगर मैं मैथमेटिक्स करके दिखाऊं आपको तो 2 इंटू 1.07 डिवाइड बाय 1.09 ये फर्स्ट ईयर का आ जाएगा। फिर सेकेंड ईयर का जो है एज द केस में भी इंटू 1.07 डिवाइड बाय 1.09। तो मैं ये ईयर्स लिखता हूं 1 2 3 4, 2 into 1.07 divided by 1.09 is equal to, ये आ गया गाइस 1.9633 ले लेता हूं। This is East Asian dollar per pound. This is forward rate. Similarly, into 1.07 divided by 1.09 is equal to 1.927 आ जाएगा। अच्छा मैंने 4 डेसिमल लिए हुए हैं, 1.9273 आ जाएगा into 1.07 divided by 1.09 is into 1.9
डिवाइड बाय 1.09 इज इक्वल टू ये 1.8919 आ जाएगा. Similarly, this multiplied by 1.07 divided by 1.09 is equal to 1.8572. चलिए, ये आपका आ जाएगा इस केस पे फॉरवर्ड रेट. थियोरेटिकली आप ये कैलकुलेट कर लोगे और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, फर्स्ट ईयर के जैसे कैश फ्लोज हैं, कितना है भाई 2500, इसको डिवाइड बाय 2 कर देना. जैसे मैं यहीं पे लिख देता हूं, है यहीं पे लिख देता हूं. तो 2500 के कैश फ्लोज डिवाइड बाय 2 कर देना, ये आ जाएगा 1250. डॉलर में फिगर्स इन थाउजेंड चल रही है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज हो गया, राइट. अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में क्या है, ये 750 डिवाइड बाय दिस, 950 डिवाइड बाय दिस, है ना. सिमिलरली 1250 डिवाइड बाय दिस, सिमिलरली 1350 डिवाइड बाय दिस. So guys, this is going to be 750 divided by 1.9633 is equal to 382. ठीक है जी, 0.01 कर देता हूं, 382.01. Similarly, 950 divided by 1.99273 is equal to 492.92 कर देता हूं, 492.92. अगला आता है 1250 डिवाइड बाय 1.8919 इज इक्वल टू 660.71, 660.71. अगला आता है 1350 डिवाइडेड बाय 1.8572 इज इक्वल टू 726.90. अब आपने क्या करना है, इसको भी फैक्टर आपका 16% का है. 1 divided by 1.16 is equal to 0.862, 0.743, 0.641, 0.552. बस अब आपने क्या करना है, इनको सम अप करते जाना है और मेमोरी में डाल देना है. तो 382 मल्टीप्लाइड बाय 0.862 इज इक्वल टू, इसको मेमोरी में प्लस कर देना. 492.92 मल्टीप्लाइड बाय 0.743, इसको मेमोरी में प्लस कर देना. 660.71 मल्टीप्लाइड बाय 0.641 इज इक्वल टू, इसको मेमोरी में प्लस कर देना. 726.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.552 इज इक्वल टू, इसको मेमोरी में प्लस कर देना. मेमोरी रिकॉल आएगी 1520 whatever 2829 कर देना, whatever. दिस माइनस 1250 इज इक्वल टू 270.28 के आसपास आ रहा है. तो इसमें से ये माइनस किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो है में से ये 270.28, 270.28. दिल पे मत लेना, 270.3 आ रहा है तो इट्स ओके, ठीक है. अच्छा, वंस यू हैव गॉट दिस पाउंड्स में, एक्सेप्ट द प्रपोजल. दिस इज वन वे. ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते थे गाइज, एक और तरीका है. एक और तरीका क्या है, बड़ा सिंपल तरीका है गाइज, मैंने आपको ये बताया था. आप क्या कर सकते हैं, सुनो मेरी बात, अब यहां ध्यान देना. हियर वी गो. ये रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इन फॉरेन करेंसी निकाल सकते हो. कैसे? 1 प्लस रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन करेंसी. देखो फॉरेन करेंसी में रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है, आप देखो ना. 1 प्लस रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन करेंसी अगर देखोगे तो यहां पर रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ईस्ट एशियन डॉलर का 7%, राइट. तो आपने क्या करना है, ऐसे करना है 1.07 डिवाइड बाय 1 प्लस रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ होम करेंसी 1.09, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है 1.16, और इसमें से फिर माइनस कर देना. तो 1.07 डिवाइड बाय 1.09 इंटू 1.16 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.1387 या 13.87%. दिल पे मत लेना ये कैसे आया, अब ये और डिटेल में जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, जब मैं आंसर लिखूंगा तो समझा दूंगा. तो ये क्या है, ये आपने रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट फॉरेन करेंसी दैट इज ईस्ट एशियन डॉलर का निकाल दिया.
वंस यू हैव गॉट दिस, अब उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, अब हम कहते हैं चल यार वापस आ और इसको ईस्ट एशियन डॉलर में इसका एनपीवी निकाल दे। कहने का मतलब आपने क्या करना है, 750 इंटू जो ईस्ट एशियन डॉलर का आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ना, उसके पी फैक्टर दैट इज 13.87। तो आपने क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 1.1387 इज इक्वल टू 0.878 के आसपास आ रहा है, 0.878 प्लस 950 मल्टीप्लाइड बाय 1250 मल्टीप्लाइड बाय 1350 मल्टीप्लाइड बाय, अब पी फैक्टर्स लिखते जाता हूं, ये आ गया 771, 0.771 प्लस दूसरा, फिर तीसरा 0.677 प्लस अगला 0.595 कर देता हूं, 0.595 और फिर इसमें से माइनस कर दूंगा मैं 2500 जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो ये आपका ना एनपीवी इन ईस्ट एशियन डॉलर इन थाउजेंड्स आ जाएगा। ये जो भी आएगा ना, इसको फिर एक्सचेंज रेट ईस्ट एशियन डॉलर टू स्पॉट रेट है, ठीक है, पर पाउंड 1 के हिसाब से आप एनपीवी को कैलकुलेट कर लेंगे इन पाउंड्स थाउजेंड्स। देखते हैं, लेट मी शो यू, 270 के आसपास ही आएगा। तो ये अगर आप देखोगे, पहले मैथमेटिक्स करके दिखाता हूं, ये मेमोरी कैंसिल किया मैंने, 750 मल्टीप्लाइड बाय 0.878 इज इक्वल टू, मेमोरी में डाल देता हूं, ठीक है, दिल पे नहीं लेना, 750 था ना, ठीक है। नेक्स्ट मैं एक और बार कर देता हूं, 750 मल्टीप्लाइड बाय 0.878 इज इक्वल टू, ये इसको मेमोरी में डाल देता हूं, 950 मल्टीप्लाइड बाय 0.771 इज इक्वल टू, इसको मेमोरी में डाल देता हूं, 1250 मल्टीप्लाइड बाय 0.677 इज इक्वल टू, इसको मेमोरी में डाल देता हूं, 1350 मल्टीप्लाइड बाय 0.595 इज इक्वल टू, इसको मेमोरी में डाल देता हूं, मेमोरी रिकॉल करके इसमें से माइनस 2500 करता हूं। सो गाइस दिस इज 540.45, 540.45 ईस्ट एशियन डॉलर पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसको डिवाइड बाय 2 करके, स्पॉट रेट से डिवाइड करके आपका 270.23 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, जो कि मैंने आपको बोला था 270 के आसपास ही आएगा। तो ये आपका एनपीवी पॉजिटिव है। ये दूसरा तरीका था, मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक मैंने आपको कहा था यार मेथड 1, आप फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोज को होम करेंसी में कन्वर्ट करो, उनको एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट्स या जैसा भी है फॉरवर्ड रेट, इसमें आईआरपीटी के हिसाब से फॉरवर्ड रेट के हिसाब से डिस्काउंट कर लो होम करेंसी को, होम करेंसी की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 16% के हिसाब से। अदरवाइज क्या करो, डिस्काउंट कर लो फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोज वहां के रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से, जो कि ऐसे निकाला जा सकता है, उसका रिस्क एडजस्टेड एनपीवी निकाल के उसको कन्वर्ट कर दो फॉरेन करेंसी को होम करेंसी में, जैसे स्पॉट रेट के हिसाब से 2 के हिसाब से, और फिर आपका जो है रिस्क एडजस्टेड जो है ये आपका निकाल दिया था, ये हमने एनपीवी इन होम करेंसी निकाल दिया था। तो जिन्हें भी समझ में आ गया बल्ले बल्ले, जिन्हें नहीं आया आ जाओ थल्ले, मैं रिपीट करूंगा लेकिन इस बार लिखवाते हुए, आइए लिख के करेंगे ये सवाल। Here we go. सबसे पहला काम क्या है गाइस, सबसे पहला काम आपका ये है कंप्यूटेशन। आओ जी लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट यूजिंग आईआरपीटी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम के हिसाब से हम लोग जो है फॉरवर्ड रेट निकाल रहे हैं। सो गाइस ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा, जैसे एक ईयर का कॉलम बना दोगे, एक फॉरवर्ड रेट का कॉलम बनाओगे, ईस्ट एशियन डॉलर पर पाउंड, इस हिसाब से ये कैसे निकलेगा, स्पॉट रेट ईस्ट एशियन डॉलर, ऐसे कर लो ना, पर पाउंड क्या करना है, ईस्ट एशियन डॉलर लिख लो ना, दिल पे मत लिखो, दिल पे मत लो। तो ये ईस्ट एशियन डॉलर फॉरवर्ड रेट ईस्ट एशियन डॉलर इज इक्वल टू स्पॉट रेट ईस्ट एशियन डॉलर इनटू 1 प्लस आर ईस्ट एशियन डॉलर डिवाइड बाय 1 प्लस आर पाउंड। तो ये अब आपने एक एक करके निकालना है, पहले पहला साल, ठीक है जी। कैसे निकलेगा फॉरवर्ड रेट, ईस्ट एशियन डॉलर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.07 रेस्ट टू पावर 1 डिवाइड बाय 1.09 रेस्ट टू पावर 1।
जो भी आएगा। सेकंड, ईस्ट एशियन डॉलर 2 into 1.07 raised to power 2 divided by 1.09 raised to power 2 is equal to third number, East Asian dollar 2 multiplied by 1.07 raised to power 3 divided by 1.09 raised to power 3. Fourth, East Asian dollar 2 into 1.07 raised to power 4 divided by 1.09 raised to power 4. और ये हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखे थे, तो मैं ये फिगर्स वहां से कॉपी कर लेता हूं जो हम लोगों ने निकाल रखे हैं। देखो गाइस, ये हम लोगों ने निकाला था, सबसे पहला हमारा आया था 1.9633, ये आया था ईस्ट एशियन डॉलर 1.9633 पर पाउंड। दूसरा देखो, ये था 1.9273, ईस्ट एशियन डॉलर 1.9273 पर पाउंड। तीसरा देखो 1.8919, ईस्ट एशियन डॉलर 1.8919 पर पाउंड। चौथा देखो, ईस्ट एशियन डॉलर 1.8572 1.8572 पर पाउंड। ऐसे करके गाइस आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो। नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है, अब आपने फिर मेन स्टेटमेंट बना देनी है, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी। आई होप आप लोग इसको लिख चुके हो। ठीक है जी, नहीं तो पॉज कर लेना, कहीं पे भी करना है तो। फाइनली एनपीवी कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो गाइस, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी के लिए हम लोग ऐसे कॉलम्स बना सकते हैं। सबसे पहला कॉलम ऑब्वियसली पर्टिकुलर्स का बनेगा, दूसरा कॉलम टाइम का बनेगा, तीसरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का बनेगा, चौथा अमाउंट ईस्ट एशियन डॉलर इन थाउजेंड्स का बनेगा, अगला एक्सचेंज रेट, ईस्ट एशियन डॉलर पर पाउंड का बना लेते हैं, फिर अमाउंट पाउंड इन थाउजेंड्स बना लेते हैं, और फिर प्रेजेंट वैल्यू भी पाउंड इन थाउजेंड्स आ जाएगा। सिंपल, दिस इज हाउ वी कैन प्ले आवर गेम। अब इस केस में सबसे पहले मैं ले लेता हूं कैश आउटफ्लोज। कैश आउटफ्लोज, दिस इज प्लेन एंड सिंपल। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है, इनिशियल कॉस्ट कह देता हूं गाइस। इनिशियल कॉस्ट जीरो पीरियड पे जब एक पाउंड की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू 1 पाउंड है, 2500 है, ये 2.5 मिलियन या जैसा भी है, 25 लाख डिवाइड बाय 1000, और ये 2 है, तो आप इसको कह सकते हो जैसे ए, इसको कह सकते हो बी, इसको कह सकते हो ए डिवाइड बाय बी। सो गाइस, दिस इज गोइंग टू बी 1250, और फिर 1250 मल्टीप्लाइड बाय पीवी फैक्टर, इसको भी शायद आप कह सकते हो सी, लिखना चाहो तो सी इंटू पीवी फैक्टर। चलो, नाउ दिस इंटू 1 इज 1250, और ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज आ गया है 1250। ग्रेट, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज ए। नेक्स्ट, फिर बारी आती है कैश इनफ्लोज की। कैश इनफ्लोज, guys, cash inflows are very plain and simple. Year 1 CFET उसने दिया हुआ कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, 2, 3 and 4, 4 साल है। पीवी फैक्टर्स हम लोगों ने निकाल लिए थे 16% के, 0.862, 0.743, 0.862, 0.743, अगला भी निकाल लिया था 0.641552, 0.641.552,
552. ग्रेट. सो गाइज ये आपके आ गए हैं. इनको फिर अब आपने क्या करना है, 750, 950, 1250 और 1350 हैं रिस्पेक्टिवली. अब इनको आपने इनके जो एक्सचेंज रेट अभी आपने निकाला था, ठीक है, ये जो अभी आपने एक्सचेंज रेट निकाला था वो कितना निकाला था, ये रहा 1.9633, 1.9273, 1.9633, 1.9273 और देखें ये है हमारा 1.8919, 1.8572, 1.8919, 1.8572. अब आपने क्या करना है, इनको इनसे डिवाइड करके, ये आपने देखा ये हम लोगों ने अच्छा निकाला ही नहीं हुआ, निकालना पड़ेगा. आओ प्रेजेंट वैल्यूज निकालने से पहले वैल्यू निकाल लेते हैं. 750 डिवाइडेड बाय 1.9633 इज इक्वल टू 382.01. 382.01. अगला लेते हैं, फिर 950 डिवाइड बाय 1.9273 इज इक्वल टू 492.92 कर देता हूं. 492.92 ये हम लोगों ने निकाले हुए थे शायद. अच्छा हाँ ये निकाले तो हैं. 660.71 और 726.90. 660.71 और 7 कितना था, 26.90. चलिए तो ये आपने इससे डिवाइड करके एक्सचेंज रेट पाउंड इन थाउजेंड्स निकाल लिया. अब इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और मेमोरी में डालते जाना है वन बाय वन. सबसे पहले 382.01 मल्टीप्लाइड बाय 0.862 इज इक्वल टू 329.29. 329.29 मेमोरी में डाल दिया मैंने. अगला ले लेते हैं 950, नहीं अच्छा 950 नहीं है, ये हमारा है 492.92 मल्टीप्लाइड बाय 0.743 इज इक्वल टू ये 366.24. 366.24. ग्रेट. अगला लेते हैं फिर 660.71 मल्टीप्लाइड बाय 0.641 इज इक्वल टू 423.52. 423.52. लास्ट इसको भी मेमोरी में डालेंगे 726.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.552 इज इक्वल टू मेमोरी 401.25. 401.25 और फिर इसको मेमोरी रिकॉल जब मैं करता हूं तो मेरा आता है 1520.29. इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं. 6730 आ रहा है जी. 1520.30 आ रहा है. कर लेना कैलकुलेट क्योंकि 9 and 4 13 और फिर ये 7 2 and 5 राइट. तो 30 आ रहा है. तो दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज बी. और फिर फाइनली आप कह सकते हैं एनपीवी इज बी माइनस ए. तो आपका 270.30 आ रहा है. तो वैसे इसी के साथ ये वाला सवाल जो है समाप्त हो जाता है कि भाई एनपीवी पॉजिटिव आया तो आपने एडवाइस देनी है एक्सेप्ट द प्रपोजल. एक्सेप्ट द प्रपोजल. खल्लास. एक्सेप्ट द प्रपोजल. नेक्स्ट वंस दिस इज डन, अब इसके बाद अब आपने क्या करना है गाइस, नेक्स्ट पेज ले रहा हूं, हट चुका है यहां से. ऑलराइट नेक्स्ट. तो एक्सेप्ट द प्रपोजल आ गया. इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ऑल्टरनेटिवली दूसरा तरीका क्या था, आप एनपीवी निकाल दो ईस्ट एशियन डॉलर में, लेकिन उसके लिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ईस्ट एशियन डॉलर की चाहिए होगी. तो ऑल्टरनेटिवली और ऐसे भी कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे, डिटर्मिनेशन लिखो. डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट
और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट, और किस टर्म्स में गाइस? इन ईस्ट एशियन डॉलर, इन ईस्ट एशियन डॉलर। ये आपने निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा को मैं लॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूं। समझना, अगर ये 1 प्लस रिस्क फ्री रेट ऑफ, ध्यान से सुनना, पाउंड देखते हैं तो उसके अगेंस्ट 1 प्लस रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट ऑफ पाउंड कितना होता है? समझना मेरी बात। अगर इनका 1 प्लस रिस्क फ्री रेट जो है पाउंड का है 1 पाउंड 1.07 हो जाएगा, 1.09 हो जाएगा, सॉरी, यहां का पाउंड का 9% है, 7% उसका है ईस्ट एशियन डॉलर का। तो 1 पाउंड एक साल बाद रिस्क फ्री में 1.09 हो जाएगा और रिस्की इस प्रोजेक्ट में 1.16 हो जाएगा, क्योंकि 16% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो उस हिसाब से अगर मैं कहूं 1 प्लस रिस्क फ्री ईस्ट एशियन डॉलर अगर इतना है, कितना है? 1.07 है, तो इसके अगेंस्ट 1 प्लस रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट ऑफ ईस्ट एशियन डॉलर यूनिटरी मेथड के हिसाब से आप कहोगे भाई वहां पाउंड में 1.09 के अगेंस्ट 1.09 के अगेंस्ट 1.16 था, तो मुझे बताओ 1.07 के अगेंस्ट कितना होगा? तो दिस इज गोइंग टू बी, देखो जरा, 1.16 मल्टीप्लाइड बाय 1.07 डिवाइड बाय 1.09 इज इक्वल टू 1.1387, 1.1387। तो इसका मतलब 13.87% इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट इन ईस्ट एशियन डॉलर। तो इसीलिए लिख देता हूं इसको, हेंस कॉमा द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द प्रोजेक्ट in East Asian dollar is equal to 13.87%। ठीक है गाइस, इसमें से 1 प्रिंसिपल हटा देंगे तो 13.87%। अब इस केस में अब आप क्या करेंगे गाइस? आप एनपीवी कैलकुलेट करेंगे ईस्ट एशियन डॉलर इन थाउजेंड्स में। सो कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी आओ करें, कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी ईस्ट एशियन डॉलर in thousands. So guys, computation of East Asian dollar in का NPV जो है, NPV ऐसे निकालोगे, सिंपल है, आप कहोगे 750 मल्टीप्लाइड बाय पी फैक्टर निकालना पड़ेगा 1 डिवाइड बाय 1.1387 इज इक्वल टू 0.878 आ जाएगा, 0.878 प्लस सेकेंड ईयर 950 है इनटू सेकेंड ईयर का 0.771 है 771 प्लस 1250 इनटू 0.677 और लास्ट प्लस 1350 इनटू 0.595 कर देते हैं इसको। So this obviously minus 2500 is equal to, ये गाइस हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था, बट मैं अभी आप लोगों के लिए फिर से क्यों कैलकुलेट करूं यार, मैंने कैलकुलेट कर रखा था, ये रहा ना। तो दिस इज 540.45 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है गाइस, दिस इज इक्वल टू 540.45, ऑब्वियसली थाउजेंड्स में, ईस्ट एशियन डॉलर इन थाउजेंड्स। नाउ इसको एनपीवी अगर मेरे को निकालना है पाउंड इन थाउजेंड्स,
तो मैं क्या करूंगा, एनपीवी ईस्ट एशियन डॉलर इन थाउजेंड्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पाउंड 1 के अगेंस्ट स्पॉट रेट ईस्ट एशियन डॉलर 2 आता है स्पॉट रेट में, क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू आ गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो स्पॉट रेट के हिसाब से मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा होम करेंसी में, तो ये 540.45 मल्टीप्लाइड बाय पाउंड 1, ठीक है जी। दिस इज ऑब्वियसली ईस्ट एशियन डॉलर इन थाउजेंड्स, राइट। दिस डिवाइड बाय ईस्ट एशियन डॉलर 2, राइट। तो ईस्ट एशियन डॉलर इन थाउजेंड्स, तो दिस इज कमिंग टू पाउंड वाला आपका आंसर आ रहा है, पाउंड थाउजेंड्स 270.225 या 23 कर दो इन थाउजेंड्स ऑब्वियसली, ठीक है ना जी। ये एनपीवी हम लोगों ने पाउंड्स में निकाल दिया, इन थाउजेंड्स यहां पे लिख देते हैं। इसी के साथ ये वाला सवाल समाप्त हुआ। नमस्कार। आई रियली होप यू आर फाइंडिंग दिस चैप्टर इज इन इंटरेस्टिंग। तो कैपिटल बजटिंग की रिवीजन हो रही है, साथ में फॉरेक्स की रिवीजन हो रही है। आप लोग पढ़ रहे हैं अगला सवाल। अब मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या होता है कि रेमिटेंसेस पे जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है जो होस्ट कंट्री है। तो अगले सवाल में यही है कि वो रेमिटेंसेस पे रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रही है, एक पार्ट में, एक में नहीं कर रही है, कि भाई जो जॉइंट वेंचर ये लोग लगा रहे हैं उसमें जो फॉरेन एमएनसी है वो इतना नहीं लेके जा सकती, रिस्ट्रिक्शन है कि इससे ज्यादा डिविडेंड्स या व्हाटएवर उनका शेयर नहीं मिलेगा। तो आप लोग पढ़ रहे हैं अगला सवाल, मैं इंतजार कर रहा हूं। प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। हियर वी गो। ओजे पीएलसी, पीएलसी मींस यूके की कंपनी है, क्लियर। कहता है इज अ सप्लायर ऑफ लेदर गुड्स, तो ये लोग लेदर गुड्स सप्लाई करते हैं, ग्रेट। कहता है रिटेलर्स को सप्लाई करते हैं यूके में भी और अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में भी, अच्छी बात है। कहते हैं कंपनी इज कंसिडरिंग जॉइंट वेंचर, सोच रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स इन साउथ अमेरिका, ठीक है जी। तो ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है ओजेपीएलसी, ये यूके के अलावा साउथ अमेरिका में एंटर करने की सोच रहे हैं, जॉइंट वेंचर करने की सोच रहे हैं। अब दो कंपनीज जो हैं, जो साउथ अमेरिकन कंपनी है और ये ओजेपीएलसी, ये 50-50% ईच ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी जॉइंट वेंचर जेवीएसए जॉइंट वेंचर साउथ अमेरिका ओन करेंगे, 50-50% होगा और शेयर करेंगे प्रॉफिट्स इक्वली। अगर प्रॉफिट्स होंगे तो इक्वल शेयर होगा, लॉस होगा तो भी जो है, खैर कंपनी होती है तो लॉसेस तो खैर शेयर नहीं होते, वो तो कंपनी के ही होते हैं। तो पाउंड 4,50,000 इनिशियल कैपिटल इन्वेस्ट करे ओजेपीएलसी, जैसे आप बोलो। वो कहता है इक्विवेलेंट साउथ अमेरिकन डॉलर जो है इतना है, इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द फॉरेन पार्टनर। तो देखो भाई, फॉरेन पार्टनर जो है उसने इक्विवेलेंट अमाउंट टू पाउंड 4,50,000 इन्वेस्ट करना है और मैनेजर्स ऑफ जॉइंट वेंचर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भाई ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिटेबल होगा तभी तो इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे। यू हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ। अनप्रॉफिटेबल है तो कौन इन्वेस्ट करेगा, तभी तो कैपिटल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ये हमें दिए हुए हैं, फिगर्स इन थाउजेंड्स। तो देखो अगर फिगर्स इन थाउजेंड्स में देखें तो ये साउथ अमेरिकन जो है आपको डॉलर्स में दिया हुआ है 4250, और फॉरवर्ड रेट्स, एक्सचेंज रेट्स पाउंड के रिगार्ड में दिया हुआ है। दिस डिवाइड बाय जो है अगर आप करके चलोगे 10 से, तो उस हिसाब से जो आपका वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, फर्स्ट ईयर के पाउंड के रिगार्ड में करेंसी आ जाएगी एज द केस में। इस तरीके से दिस डिवाइड बाय 15, दिस डिवाइड बाय 21, इस तरीके से आपका जो है इन पाउंड्स आ जाएगा इन थाउजेंड्स। वो कहता है फॉर टैक्स रीजंस
जो है जॉइंट वेंचर साउथ अमेरिका ने एक कंपनी एक सेपरेट वहां पे बनेगी, बहुत अच्छी बात है, सेपरेट एक कंपनी बनेगी, जॉइंट वेंचर बनाएंगे तो स्पेसिफिकली फॉर द जॉइंट वेंचर, और वो रजिस्टर कराएंगे साउथ अमेरिका में, ठीक है जी, वहीं रजिस्टर कराएंगे। इग्नोर टैक्सेशन फॉर योर कैलकुलेशन, कहता है यू आर द फाइनेंशियल एडवाइजर, आप फाइनेंशियल एडवाइजर हो, ओजेपीएलसी को आपने एडवाइस देना है प्रपोज जॉइंट वेंचर का कि करें या ना करें। नो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, देखो सबसे ज्यादा फेवरेट टेक्निक जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में सबसे ज्यादा प्रेफर एनपीवी किया जाता है। वो कह रहा है कैलकुलेट करो एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर द टू अजम्पशंस, दो अजम्पशंस हैं गिवन बिलो, और डिस्काउंट रेट जो है 16% उसने दिया हुआ है बोथ अजम्पशंस में, तो डिस्काउंट रेट जो है 16% लेके चलना है आपने, जैसे आप बोलो। तो गाइज इफ विल डू दी मैथमेटिक्स, अब ध्यान से सुनना। पहली चीज ये देखो, ये जो 4250 है ना, आप समझना इसका, ये 4250 तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज होंगे टोटल पूरी उसकी क्या नाम है जॉइंट वेंचर के, इसका 50% इनके पास मिलेगा, इसका 50% इनका है, किसका, ओजेपीएलसी का, दिस इंटू 50% ओजेपीएलसी का है, राइट। तो अगर मैं करूं तो ये आ जाता है समथिंग लाइक 2125, 3250 और 4175, ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है गाइस। तो ये जो है इतना इतना जो है फिगर्स इन थाउजेंड्स ऑब्वियसली। खैर आगे बढ़ते हैं, अब अजम्पशन 1 तो नहीं, अजम्पशन 2 पहले समझा रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ साउथ अमेरिकन कंपनी कंट्री जो है वो कोई एक्सचेंज कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में, तो सारे के सारे कैश फ्लोज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे डिविडेंड्स पार्टनर कंपनी को एट एंड ऑफ ईच ईयर। तो इनको कितना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, दिस डिवाइड बाय 10, दिस डिवाइड बाय 15, दिस डिवाइड बाय 21, इतना जो है इनको सिंपली आपने सेकंड अजम्पशन में होम करेंसी में कन्वर्ट करना है, दिस डिवाइड बाय दिस इज 212.5, 3250 divided by 15 is equal to 216.67. Similarly, 4175 divided by 21 is equal to 198.81 कर देते हैं, 198.81। फिगर्स इन थाउजेंड्स ही है, ठीक है, ये ऑब्वियसली पाउंड है इन थाउजेंड्स, पाउंड इन थाउजेंड्स। नेक्स्ट इस हिसाब से फिर अगर चलें तो हम लोग इसको इनकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 16% के हिसाब से अगर डिस्काउंट करेंगे तो 16% का जो डिस्काउंट रेट है पीवी फैक्टर 16% के जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 डिवाइड बाय 1.16 इज इक्वल टू 0.862 743 641, 862 743 641। अब आपने क्या करना है गाइस, 212.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.862 जो भी आता है इसको आपने मेमोरी में डालना है। फिर सिमिलरली दूसरा है हमारा 216.67 मल्टीप्लाइड बाय 0.743 इज इक्वल टू, इसको भी मेमोरी में डालना। तीसरा वाला है 198.81 मल्टीप्लाइड बाय 0.641 इज इक्वल टू, इसको भी मेमोरी में डालना, मेमोरी रिकॉल करना 471.59 और फिर इसमें से माइनस कर देना 450, क्योंकि फिगर्स इन थाउजेंड्स में आपको दिख रहा है 4,50,000 माइनस 450 करना। So guys, this is coming to 21.6 approximately. NPV is equal to 21.6. पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट कर लो जी, 21.6 है सेकंड पार्ट में, पॉजिटिव है एक्सेप्ट कर लो। अच्छा अब डिस्कस करते हैं पहला अजम्पशन। पहले अजम्पशन में इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रखे हैं, साउथ अमेरिकन कंट्री ने कुछ एक्सचेंज कंट्रोल लगा रखा है जिस जो कि प्रोहिबिट करता है डिविडेंड्स 50% ज्यादा नहीं दे सकते एनुअल कैश फ्लोज का फर्स्ट 3 इयर्स में, तो एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो है थर्ड ईयर के एंड पे रिपैट्रिएट कर सकते हो। सो इस हिसाब से गाइस अजम्पशन 1 के हिसाब से अगर मैं चलूं, ये अजम्पशन 2 हो गया राइट, तो अजम्पशन 1 के हिसाब से चलूं तो इसका आधा, इसका 50% मींस 2125 का आधा कितना हो जाता है 1062.5, इसका आधा हो जाता है 1625, और ये तो सारा का सारा सम जो है हमारा टोटल मिला के जो है हमारा आ जाएगा, एज द केस में भी देखते हैं जरा कितना, 1062.5 प्लस 1625
प्लस लास्ट ईयर में कितना आ रहा है 4175 इज इक्वल टू 6862.5 6862.5 6862.5 तो पहली assumption के हिसाब से इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 106.25 आ जाएगा 1625 डिवाइड बाय 15 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 108.33 और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आपका 6862.5 डिवाइड बाय 21 करोगे तो गाइस ये आ जाएगा 326.79 कर देता हूं 326.79 अब इनको आपने पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है पी फैक्टर्स ये रहे तो गाइस इस केस में क्या होगा जरा मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूं हियर वी गो तो 106.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.862 इज इक्वल टू मेमोरी में डाल दो 108.33 मल्टीप्लाइड बाय 0.743 इज इक्वल टू इसको मेमोरी में डाल दो तीसरा 326.79 इंटू 0.641 इज इक्वल टू इसको भी मेमोरी में डाल दो मेमोरी रिकॉल करो तो ये गाइस हमारा आ रहा है 381.55 381.55 में से अगर 450 माइनस करते हैं तो नेगेटिव एनपीवी हो जाता है -450 तो एक गंदा वाला नेगेटिव हो गया 68.45 नेगेटिव एनपीवी है तो ऑब्वियस सी बात है आप इसे मना कर देंगे कि भैया हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे गंदा प्रपोजल है अगर assumption 1 अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं जो है रेमिटेंस पे ट्रांसफर ऑफ फंड्स पे तो उस केस में एडवाइजेबल नहीं है अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो आप इस प्रपोजल को इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को जॉइंट वेंचर को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो जिन्हें भी समझ में आ गया बल्ले बल्ले जिन्हें नहीं आ जाओ थल्ले मैं रिपीट करूंगा लेकिन इस बार लिखवाते हुए लिख के करेंगे ये सवाल हियर वी गो सो गाइस स्टेप बाय स्टेप सबसे पहली चीज स्टेटमेंट शोइंग कंपटीशन ऑफ एनपीवी तो ठीक है आपको पता ही है अब दो assumptions है तो पहले assumption 1 यहां लिख देंगे राइट और एक पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा एक टाइम का कॉलम होगा एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का कॉलम होगा राइट गाइस और ऑब्वियस सी बात है आपने assumption 1 लिखना है पहले सबसे पहले assumption 1 के हिसाब से चल रहे हैं ठीक है अब इस केस में गाइस हम लोगों ने सबसे पहले क्या लेना है यहां लेना है अमाउंट साउथ अमेरिकन डॉलर्स इन थाउजेंड्स नेक्स्ट फिर बारी आएगी एक्सचेंज रेट साउथ अमेरिकन डॉलर पर पाउंड फिर अमाउंट आ जाएगा पाउंड इन थाउजेंड्स और प्रेजेंट वैल्यू भी आ जाएगी पाउंड इन थाउजेंड्स ऐसे करके ओके गाइस सो दिस इज व्हाट वी आर गोना डू हम लोगों ने वंस अगेन सुन लो मेरी बात हमें सबसे पहले लिखना है कैश आउटफ्लोस प्लेन एंड सिंपल इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जब जीरो पीरियड पे 1 प्रेजेंट वैल्यू है अमाउंट इसका तो कुछ दिया ही नहीं हुआ स्पॉट का सीधा 450,000 उसने बोला इन्वेस्ट करेंगे तो ये 450 हो गया प्लेन एंड सिंपल और ऑब्वियस सी बात है ये 450 जो है इस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस इसे आप ए भी कह सकते हैं फिर बारी आती है गाइस हमारी कैश इनफ्लोस की सो गाइस कैश इनफ्लोस कैसे चलेंगे सिंपल है डिविडेंड्स आपको आ रहे हैं डिविडेंड्स इन जॉइंट वेंचर ईयर 1 ईयर 2
और ईयर 3 है। पीवी फैक्टर हम लोगों ने निकाल रखे थे 862743641 0.862 0.743 0.641। अब एक्सचेंज रेट उसने मुझे बता रखा है 10, 15 एंड 21, राइट? So this is what we are going to do. What we are going to do is this assumption 1 के हिसाब से आपको पता है, ये जैसे अगर मैं इसको कह देता हूं A, इसको कह देता हूं B, इसको कहता हूं C इज इक्वल टू A डिवाइड बाय B। सो गाइज अगर आप देखोगे तो इन्हें कितना डिविडेंड मिल रहा है, उसने मुझे बोला है 25%। आप समझना 25% कैसे निकालूंगा कि भाई इनका आधा परसेंट स्टेक है, मतलब आधा स्टेक है, 50% स्टेक है, 0.5 नहीं 50%। ओके सो गाइज इसको आप ऐसे लिख सकते हो, भाई इनका जो कैश फ्लोज आ रहे हैं इनके पास फर्स्ट ईयर में है 4250, इसका 25% इन्हें पहले साल में मिल जाएगा। दूसरे साल 4250 का, सॉरी 6500 का 25% इसका मिल जाएगा, 6500 का 25%, क्योंकि भी इनका 50% शेयर है, उसका 50% ले सकते हैं। और थर्ड में आप एक्यूमुलेटेड बैलेंस सारा का सारा ले लो। थर्ड ईयर में इट विल बी इक्वल टू, ये ईयर 1 है, वो ईयर 2 है, ऐसे लिख देता हूं 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, अब 3 इज इक्वल टू ऐसे निकाल सकते हैं हम 4250 का 25%, ये अब मिल जाएगा, प्लस 6500 का 25%, ये अब मिल जाएगा, प्लस लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 8350 का 50%। अब तो एक्यूमुलेटेड बैलेंस सारा ही मिल जाना है। सो गाइस कितना कितना आ रहा है देखो, 4250 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1062.5, 106.25। अगला लो 6500 into 0.25 is equal to 1625 plus 1062.5 is equal to, जितना भी आ रहा है इसको मेमोरी में डाला, और तीसरा है हमारा 8350 का 50%, तो 8350 into 0.5 is equal to 4175, तो टोटल मिला के 6862.5, 6862.5। अब आपने क्या करना है, दिस डिवाइड बाय 21 कर दो। सो गाइस 326.79 कर देता हूं, 326.79। सिमिलरली 1625 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 108.33। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है पीवी फैक्टर से, तो 1 बाय 1 सबसे पहले इसी को ले लेता हूं, 106.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.862 इज इक्वल टू, इसको मेमोरी में डाला 91.59। दूसरा लो 108.33 मल्टीप्लाइड बाय 0.743 इज इक्वल टू, इसको मेमोरी में डालो 80.49। तीसरा नंबर इज 326.79 मल्टीप्लाइड बाय 0.641 इज इक्वल टू, ये भी मेमोरी में डाला 209.47, 209.47। और इन सब को सम अप कर लो, मेमोरी रिकॉल 381.55 कह सकते हैं आप इसे। तो गाइस दिस इज 381, इसको ब्लू में लिख रहा हूं 381.55। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, जिसे कि आप बी कह सकते हैं, और फाइनली आपका एनपीवी आ जाएगा बी माइनस ए, एनपीवी बी माइनस ए।
सो गाइस इसमें से जब आप माइनस करोगे 450, सो ऑब्वियसली 68.45 नेगेटिव है, और ऑब्वियसली अजम्पशन 1 के वर्च्यू आपकी एडवाइस रहेगी रिजेक्ट द प्रपोजल। खल्लास। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, अजम्पशन 2। हटा रहा हूं इसे गाइस, अजम्पशन 2 ये हट गया है। अजम्पशन 2 के हिसाब से अब आप लोग इसको बना लीजिएगा, ये अजम्पशन 2। पॉज करना हो तो पॉज कर लेना, ये सारा सेम है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो सेम है। अब कैश इनफ्लोज में क्या आना है, सिंपल, जितना भी है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इनटू 50%, प्लेन एंड सिंपल। सो गाइस पहले साल ये 4250 का 50% 2125 हो जाएगा। दूसरे साल 6500 का आधा 3250 हो जाएगा। तीसरे साल 8350 का आधा 4175 हो जाएगा। इसको तो डिवाइड बाय 10 करके सीधा सीधा 212.5 आता है, इसमें तो प्लेन एंड सिंपल था ये। अगला देख लेते हैं 3250 डिवाइड बाय 15 अगर करते हैं तो दिस इज 216.67। अगला इसी तरीके से 4175 डिवाइड बाय 21 करते हैं तो दिस इज कमिंग टू 198.81। अब फिर आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और मेमोरी में डालना है। सबसे पहले 212.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.862 इज इक्वल टू 183.18 कर देता हूं, 183.18। अच्छा अगला देखो, इसको मैं मेमोरी में डाल रहा हूं, 216.67 मल्टीप्लाइड बाय 0.743 इज इक्वल टू, इसको मैं मेमोरी में डाल देता हूं, 160.99 कर देते हैं। 160 या चलो यार पिछले वाले को भी 5 था तो 98 कर देता हूं, दिल पे मत लेना, ठीक है। पिछले वाले को अप साइड राउंड ऑफ कर दिया था, इसको नीचे साइड राउंड ऑफ कर देता हूं। फिर 195 आपने ऑब्वियसली इसको मेमोरी में डाल दिया होगा, तो ये अगर आप देखोगे तो 16 इसीलिए आ रहा है, राइट। अच्छा फिर 198.81 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.641 करेंगे तो गाइस मेमोरी में 127.44 कर देते हैं, 127.44। अब जो है मेमोरी रिकॉल करोगे ना, अब ये इसका सही बैलेंस आएगा 471.598 को 60 कर देते हैं, 471.60। So guys, this is present value of cash inflows 471.60, present value of cash inflows that is B। फिर आप लिखते हैं NPV, लिखते हैं B minus A which is equal to of course 21.60। ये पॉजिटिव NPV है तो आपने एडवाइस क्या देनी है, एक्सेप्ट द प्रपोजल, एडवाइस एक्सेप्ट द प्रपोजल। इसी के साथ ये वाला सवाल समाप्त हुआ। नमस्कार। आप लोग पढ़ रहे हैं, अगला सवाल मैं इंतजार कर रहा हूं, प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन, हियर वी गो। बहुत सारे विदेशी सवाल हो गए भाई, अब कोई देसी सवाल तो करें। आ गया हमारा देसी सवाल, एबीसी लिमिटेड, बढ़िया जी, इज कंसिडरिंग प्रोजेक्ट इन यूएस, तो यूएस में एक प्रोजेक्ट लगाने की सोच रहे हैं, विच विल इन्वॉल्व इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1 करोड़ 10 लाख डॉलर, यूएस डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो एबीसी लिमिटेड जो है प्रोजेक्ट यूएस में लगा रहे हैं, 1 करोड़ 10 लाख वहां पर डॉलर लगा रहे हैं। प्रोजेक्ट विल हैव 5 years ऑफ लाइफ, प्रोजेक्ट की जिंदगी कितनी है, 5 साल।
और करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट गाइस कितना है, ₹48 पर यूएस डॉलर है। स्पॉट एक्सचेंज रेट ₹48 पर यूएस डॉलर। रिस्क रेट 8% है यूएस का, इंडिया का 12% है। बढ़िया है। कहता है कैश इनफ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट दिए हुए हैं आपको सीधे सीधे डॉलर्स में। एनपीवी निकालने को बोल रहा है फॉरेन करेंसी अप्रोच के हिसाब से। तो फॉरेन करेंसी अप्रोच के हिसाब से आप क्या करो, सुनो मेरी बात। सबसे पहले ना आप रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट निकाल दो, RADR। पहले मैं ना इस तरीके से कहता हूं, 1 प्लस रिस्क फ्री रेट जो है होम करेंसी रुपीज वाला के अगेंस्ट 1 प्लस रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट रुपीज वाला कितना है। ये देखो, ये है हमारा होम करेंसी 12% और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 14%। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 1.12 के अगेंस्ट 1.14 है। तो इस हिसाब से बताओ ना, 1 प्लस रिस्क फ्री रेट डॉलर के अगेंस्ट 1 प्लस RADR डॉलर कितना होगा। तो गाइज ये हमारा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8%। तो ये आपने क्या करना है, 1.08 के अगेंस्ट 1.14 डिवाइड बाय 1.12 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 इज इक्वल टू 1.14 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 डिवाइडेड बाय 1.12 इज इक्वल टू, तो 1.09929 है। तो ऐसा कर देते हैं 9.93 कर देते हैं 1.0993। तो इस हिसाब से RADR जो है आपका 9.93% आ गया, नॉट अ प्रॉब्लम। अब आपने क्या करना है, PV फैक्टर 9.93% से निकाल लेना है। फॉरेन करेंसी को आपने डिस्काउंट करना था, तो 1 डिवाइड बाय 1.0993 इज इक्वल टू 0.9096 है, तो 910 कर देता हूं इंटू 0.910, ओके, इज इक्वल टू 0.827। 0.753, 0.685, 0.623। So guys, this plus this plus this plus this plus this is equal to, देख लेते हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ जाएगा। करते हैं 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.91 इज इक्वल टू मेमोरी। देन अगला 25 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.827 इज इक्वल टू मेमोरी। फिर 30 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.753 इज इक्वल टू मेमोरी। फिर 40 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.685 इज इक्वल टू मेमोरी। फिर 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.623 इज इक्वल टू मेमोरी। मेमोरी रिकॉल करके उसमें से 1 करोड़ 10 लाख माइनस कर देता हूं। तो गाइस ये मेरा एनपीवी जो है 10,01,500 जैसा कुछ आ रहा है, राइट गाइस। अच्छा, हमारा कोई टर्मिनल वैल्यू, कोई स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं था, नहीं था, ठीक है जी। तो $10 कितना, ये इसमें से माइनस कर देता हूं ना पहले, माइनस $110 लाख। सो दो एनपीवी वॉज 10,01,500, $10,01,500। और फिर हम लोगों को गाइज इसको अगर होम करेंसी में कन्वर्ट करना है, इसको हमारा स्पॉट एक्सचेंज रेट ₹48 पर $1 है। दिस मल्टीप्लाइड बाय 48 इज इक्वल टू 4,80,72,000 के आसपास आ रहा है, इज इक्वल टू ₹4,80,72,000। दिल पे मत लेना, एनपीवी यहां पर जो है अगर इतना आ रहा है, वो थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ की वजह से फर्क आ ही जाता है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट अगर इसकी कैलकुलेशन करूं, तो ये मैं एक और बार एक और तरीके से करके दिखा देता हूं, शायद उसमें ज्यादा उसके पास आ जाए। लेट मी जस्ट डू द मैथमेटिक्स वंस अगेन, ताकि आप कहो कि जी ठीक है, उसी के आसपास आ रहा है। दिल पे मत लेना, ऑब्वियसली बात है, इतनी बड़ी फिगर्स है। 20 लाख डिवाइड बाय 1.0993 इज इक्वल टू मेमोरी।
25 lakh divide by 1.0993 is 25 lakh divide by 1.0993 is equal to memory. 30 lakh divide by 1.0993 1 2 3 memory. 40 lakh divide by 1.0993 1 2 3 4 memory. 50 lakh divide by 1.0993 1 2 3 4 5 मेमोरी. मेमोरी रिकॉल करके ये अब अगर आप इसमें से माइनस कर दोगे ना आपका 1,10,00,000 तो ये आपका 999,863. देखो ना यहीं पे फर्क आ गया. हमने 3 डेसिमल तक राउंड ऑफ किया और फिर इसको अगर ₹48 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 47993,437 के आसपास आ गया ना. तो प्रेजेंटेशन करने से 3 डेसिमल तक राउंड ऑफ करने से स्टेटमेंट बनाने से ऑटोमेटिकली हमारा आंसर जो है डिफरेंट हो जाता है. तो दिल पे नहीं लेने का है. ठीक है जी. अब उसने फॉरेन करेंसी अप्रोच से बोला था तो फॉरेन करेंसी अप्रोच से कर देना. नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आपको स्पॉट रेट पता ही है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है. ठीक है. आप क्या कर सकते हो, ₹48 मल्टीप्लाइड बाय आप फॉरवर्ड रेट्स निकाल सकते हो 1.12 रेस्ट पास जितना भी नंबर ऑफ ईयर्स है डिवाइड बाय 1.08 रेस्ट पास जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स है. इससे आप फॉरवर्ड रेट निकालोगे ईयर 1 2 3 4 5 का. फिर इस फॉरेन करेंसी को रुपीस में कन्वर्ट करोगे और अपनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14% पे डिस्काउंट कर दोगे. दिस विल ऑल्सो गिव यू मोर और लेस द सेम आंसर. ठीक है. अब उसने सिर्फ फॉरेन करेंसी अप्रोच पे बोला था तो हम इसीलिए दूसरा वाला ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि मोर और लेस सेम आंसर ही आ रहा है. ठीक है. तो अगर आप करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं. मैंने रास्ता बता दिया है. ठीक है. तो इफ यू गाइज आर कीन ऑन कि सर अभी तो करके दिखा दो तो अभी करके दिखा देता हूं. दूसरी बार राइटिंग में नहीं करूंगा ऑब्वियसली. तो ये मैं इसका एक्सचेंज रेट निकाल देता हूं. 48 कैंसिल 48 इंटू 1.12 यही था हमारा होम करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट. यस. डिवाइडेड बाय 1.08 इज इक्वल टू तो 49.7 रुपीज 49.78 ले लो. ठीक है जी. अब इसी तरीके से फिर इंटू 1.12 डिवाइड बाय 1.08 इज इक्वल टू 51.62 रुपीज 51.62. तीसरा इसी तरीके से देख लो. इंटू 1.12 डिवाइड बाय 1.08 इज इक्वल टू 53.53 रुपीज 53.53. अगला इसी तरीके से देख लो. इंटू 1.12 डिवाइड बाय 1.08 इज इक्वल टू 55.52 55.52. और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस इज इंटू 1.12 डिवाइड बाय 1.08 इज इक्वल टू 57.57 57.57. बस. अब क्या है और इसको 1,10,00,000 जो है इसको 48 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे. राइट. ओके गाइस. सो कैलकुलेशन करोगे 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 49.78 इज इक्वल टू 9,95,00,000. इसको कहीं पे लिख लेते हैं. कहीं पे तो लिखना पड़ेगा. नीचे लिख देता हूं. ₹9,95,00,000 कितना है भाई 60,000. ओके. दिस इनटू अ पी फैक्टर 14% का बाद में लेंगे हम लोग. पहले इनको कैलकुलेशन कर लेते हैं. 25 लाख मल्टीप्लाइड बाय 51.62 इज इक्वल टू 1290 50,000 रुपीज 1290 50,000. ओके. अगला लो 30 लाख multiplied by 53.53 is equal to 16,05,90,000 rupees 16,05,90,000. ठीक है जी. ये तीसरा साल हो गया. चौथा साल 40 लाख
multiplied by 55.52 is equal to 22 20 80,000. 22 20 80,000 obviously into P factor लेंगे. Last but not the least, 50 lakh into 50 lakh multiplied by 57.57 is equal to 28 78 50,000. 28 78 50,000. अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना पीवी फैक्टर से. जो आपका पीवी फैक्टर है, अब ये एग्जैक्टली सेम ना आए, दिल पे मत लेना, ठीक है, ऊपर नीचे कुछ हो जाएगा. तो दिस 1 डिवाइड बाय 1.14 इज इक्वल टू, ओके गाइस, 0.877 कर देता हूं. 0.877 यही है. ग्रेट. 0.769 0.675 0.769 0.675 0.592 0.519 0.592 0.519 इन सबको सम अप करते रहेंगे और फिर इसमें से माइनस कर देंगे $1 crore 10 lakh मल्टीप्लाइड बाय ₹48 पर डॉलर वन है. 1 crore 10 lakh इंटू दिस. ये माइनस कर देंगे इसमें से. आपका एनपीवी आ जाएगा. देखते हैं जरा, शुरुआत से करते हैं. 99560,000 multiplied by 0.877 is equal to memory. 1290 50,000 multiplied by 0.769 is equal to memory. 1605 90,000 multiplied by 0.675 is equal to memory. 2220 80,000 multiplied by 0.592 is equal to memory. 2878 50,000 multiplied by 0.519 is equal to memory. और फिर आपने 1 crore 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 48 करना है और जो आएगा मेमोरी माइनस कर देना. मेमोरी रिकॉल आपका 47817 330 इसी के आसपास आ रहा है, दिल पे मत लेना. 1-1.5 लाख, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हमने इतनी सारी राउंडिंग ऑफ की है, पी फैक्टर्स की राउंडिंग ऑफ की है, ठीक है. अगर आप ज्यादा डेसिमल लोगे तो प्रॉब्ली इसके आसपास आ जाएगा, ठीक है. नाउ फाइनली मैं इसका आंसर जो है आपको लिख के करा रहा हूं फॉरेन करेंसी वाले तरीके से. हियर वी गो. जिन्हें समझ में आ गया बल्ले बल्ले है, जिन्हें आ जाओ थल्ले, रिपीट करेंगे लेकिन लिखवाते हुए. सबसे पहले क्या करना है गाइस, मैंने कहना है 1 प्लस रिस्क फ्री रेट रुपीज के अगेंस्ट 1 प्लस रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट रुपीज. देखो कितना है, आप कह सकते हैं 1.12 के अगेंस्ट 1.14 है. तो इस हिसाब से अगर फॉरेन करेंसी वाला हिसाब किताब लगाएं, 1 प्लस रिस्क फ्री रेट डॉलर के अगेंस्ट 1 प्लस रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट डॉलर, ये कितना होगा जरा देखो. 1.08 के अगेंस्ट 1.14 डिवाइड बाय 1.12 मल्टीप्लाइड बाय 1.08. दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच. ये हम लोगों ने निकाल लिया था 1.14 0.14 डिवाइड बाय 1.12 मल्टीप्लाइड बाय 1.08. सो 1.0993 कह देता हूं, 1.0993. तो आप इस हिसाब से कह सकते हैं हेंस यूएस डॉलर RADR or required rate of return is 9.93%. तो ये आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पर एनम है. अब आपने क्या करना है, अब आपने कॉम्प्यूटेशन ऑफ एनपीवी इन यूएस डॉलर अगर करना है. सो गाइस, स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट बना सकते हैं. ऑलरेडी हम इतना टाइम लगा चुके हैं तो मैं वही आंसर दे देता हूं. $20 लाख
मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1.0993। आप ये ना लो पीवी फैक्टर्स लोगे आपका आंसर ठीक है, दिल पे मत लेना। प्लस $25 लाख into 1 divided by 1.0993, obviously raised to power 2। इसी तरीके से डॉलर प्लस करना ऑब्वियसली 30 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1.0993 रेज टू पावर 3 प्लस $40 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1.0993 रेज टू पावर 4, फिर प्लस करना $50 लाख multiplied by 1 divided by 1.0993 raised to power 5, और इसमें से माइनस कर देना $1.10 crore। सो गाइस ये हमारा एनपीवी मैंने यहां लिखा था या नहीं मुझे याद नहीं है, मैंने इसका एनपीवी नहीं लिखा था यहां पे, कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये कैलकुलेटर इस्तेमाल किया 20 लाख डिवाइड बाय 1.0993 इज इक्वल टू, इसको मेमोरी में डाल दिया 25 लाख डिवाइड बाय 1.0993 इज इक्वल टू मेमोरी में डाल दिया, फिर अगला 30 40 50, ओके 30 लाख डिवाइड बाय 1.0993 1 2 3 मेमोरी, 40 लाख divided by 1.0993 is equal to memory, 50 lakh divide by 1.0993 1 2 3 4 5 memory, 1,10,00,000 memory minus memory recall 999,863.279 है, तो इसको 28 कर देता हूं। So this is equal to $999,863.28। ये हमने निकाल लिया है। अब ये डॉलर में निकाला, अब इसी चीज को एनपीवी को रुपीस में निकाल देते हैं। एनपीवी इन रुपीस इज इक्वल टू $999,863.28 multiplied by rupees 48 per $1 है। So guys, this is going to be multiplied by 48 is equal to 47993 47993 और बताओ 4 करोड़ हो गया 79,93,000। 437 कर देते हैं, बस 437 है। एडवाइज ऑब्वियसली एक्सेप्ट द प्रपोजल है, पॉजिटिव एनपीवी है इसीलिए एक्सेप्ट कर लो। इसी के साथ ये वाला सवाल समाप्त हुआ। नमस्कार। Once again, I hope you guys are finding this chapter easy and interesting.